नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। करौली में मारे गए पुजारी के पीड़ित परिवार की कुछ मांगे राजस्थान की सरकार ने मान ली और मांगे मान लेने जाने के बाद पीड़ित परिवार ने अपना धरना खत्म कर दिया। लेकिन इसके पहले आज पुजारी के पीड़ित परिवार ने राजस्थान की सरकार पर उनकी आवाज नहीं सुनने का आरोप लगाया और पीड़ित परिवार के आरोपों पर जब सीएम अशोक गहलोत से आज तक ने सवाल किया तो अशोक गहलोत सवालों से बचकर निकलते दिखे, चुप्पी साध गए। सरकार ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन साधु समाज यह कह रहा है कि 10 लाख से एक पुजारी की हत्या को नहीं तौला जा सकता। इसलिए सवाल दंगल में आज ये कि 10 लाख का इंसाफ, पुजारी की हत्या माफ। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं आज कौन कौन से मेहमान दंगल का हिस्सा। जिन बिलखती आवाजों पर टूट जाता है इंसान होने का गुरूर, उन्हीं आवाजों को अनसुना करके गुरूर में गुजरते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। जिन तड़पती आवाजों पर सभ्यता शर्मिंदा होकर सिमट जाती है किसी पुजारी की झोपड़ी में, उन्हीं आवाजों की पर्देदारी करके आगे बढ़ जाते हैं मरुस्थल के मुख्यमंत्री। जिन तस्वीरों पर इंसानियत खंड खंड हो जाती है, उन्हीं तस्वीरों पर दंभ का पाखंड प्रदर्शित करके निकल जाते हैं अशोक गहलोत। सर, वो करौली वाले मामले पे एक बार क्या कह रही है सरकार का रवैया लचर है गहलोत साहब। सर, करौली इंसिडेंट पे क्या कहना है आपका? तो मुंह मत फेरिए सरकार, न सच्चाई के लिए उठ रहे सवालों से, न बेहिसाब दर्द में लिपटे नालों से। एक पुजारी की दुनिया उजड़ गई है, अब तो इंसाफ दिला दो सूबे के रखवालों। मांग यही है सर, हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें न्याय मिले और उनकी 6 बेटियां हैं, 1 बेटा है, इनके लिए कुछ टाइम पास कर, इनको मुआवजा मिले, बच्चे को नौकरी मिल जाए। न्याय चाहिए, मेरे पापा को बढ़ा दिया। इतने गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा, इससे भी क्या शर्म की बात होगी? बस्ती में ऐसा होता है क्या? होता है बस्ती में ऐसा? कभी ऐसा तो आज इसको जलाया, कल दूसरे को जलाएंगे। तो अब क्या बचा कहने को, क्या बचा सहने को, जब रोती हुई रियाया कहे कि हमारी फरियाद निजाम नहीं सुनता? तो क्या बचा कहने को जब असहाय होकर खड़ा हो जाए इलाके का जनप्रतिनिधि कि हम क्या करें, गहलोत जी सुनते ही नहीं है। 50 लाख की मांग थी, उस पर कोई आश्वासन नहीं मिला, सरकारी नौकरी पे कोई आश्वासन नहीं मिला, दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कोई आश्वासन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि हम निराश होकर लौट रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, जनता जो निर्णय लेगी वो आगे कार्रवाई करेगी। अभी क्या आगे, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि समय दिया है, 1 घंटे में हो सकता है कि राज्य सरकार कुछ निर्णय ले। तो राजस्थान में करौली का बुकना गांव मुर्दा शांति और मातम के शोर में समाया हुआ है। 137 किलोमीटर की दूरी इतनी ज्यादा हो गई है कि अशोक गहलोत का जाना तो दूर, जाने का इरादा तक नहीं हो पा रहा। जो उचित मुआवजे की बात होगी, हम मुख्यमंत्री जी तक, सरकार तक उसको पहुंचाएंगे। उस परिवार के साथ न्याय हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। कल मैंने डीजी साहब से बात की, डीजी पुलिस से, उन्होंने सुरक्षा के आश्वासन दिलाया है। कल जो कुछ घटनाचक्र हुआ उसके बारे में लगातार ब्राह्मण समाज के जो वहाँ प्रमुख प्रतिष्ठित नेतागण मौजूद थे, उन सबसे बात करके उसको रास्ता निकालने की कोशिश की। तो इंसाफ कैसे मिलेगा? परिवार का मुखिया मृत्यु के मंडप में पड़ा है, पत्नी की बकार नहीं फूट रही, बेटियां बेहोश होकर गिर रही हैं। 48 घंटे हो गए अपराध की घटना घटे, लेकिन सरकार के जवाब वही रटे रटे। कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, और पुजारी को जो जिंदा जलाया गया है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान की धरती पर अपराधियों को ये तय कर लेना चाहिए कि उनके लिए जगह या तो जेल में है या कोर्ट के जरिए फांसी के फंदे पर है। इस मामले की पूरी जांच के आदेश खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिए, और जो भी यदि कोई पुलिस वाला दोषी है, पहले से प्रकरण चल रहा था, यदि उसने ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसे पुलिस वालों के लिए राजस्थान की सरकार में कोई जगह नहीं है। सवाल अकेले राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर नहीं है,
सवाल है कांग्रेस के नीति नियंताओं पर। हजारों समर्थकों के साथ हाथरस के लिए निकल पड़ने वाले राहुल और प्रियंका गांधी को करौली की घटना पर काट मार गया है। राजस्थान के करौली में बर्बरता के साथ जघन्य साधु की हत्या होती है, तो उस समय कांग्रेस दल की राहुल और प्रियंका गांधी की संवेदना कहाँ लुप्त हो जाती है? इस प्रकार का पक्षपात का रवैया कांग्रेस दल का और उनके नेताओं का क्यों है? कौन से ऐसे कारण हैं? इस बात का जवाब राहुल गांधी जी को देना होगा। गुनाह तो गुनाह है, वो हाथरस में हो, कन्नौज में हो या करौली में। सवाल तो ये है कि अपराध पर अलग अलग राग कैसे हो सकता है। जयपुर से देवंकुर के साथ शरद कुमार, करौली, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया होंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अर्चना शर्मा होंगी, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, वो राजस्थान कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं और मीडिया कमेटी की भी अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ आ गए हैं इस वक्त दो धर्मगुरु। हमारे साथ महंत हैं हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या के महंत राजू दास, और हमारे साथ हैं देवकी नंदन ठाकुर जी, और हमारे साथ आ गए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अवनीजेश अवस्थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आरएसएस से भी जुड़े, और शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ करौली से मौजूद हैं। शरद, जब सरकार यह तय कर चुकी थी कि मुआवजा देने को मान जाना है, मकान देने को, नौकरी देने को मान जाना है, तो अशोक गहलोत मीडिया के सवालों से भागते क्यों रहे? बात क्यों नहीं की आज? क्योंकि अशोक गहलोत नाक का सवाल हर चीज को बना लेते हैं। ये समस्या इसलिए उठी रोहित की, सचिन पायलट गुट के जो बर्खास्त किए गए मंत्री हैं रमेश मीणा, वो उनका इलाका है, रमेश मीणा से बातचीत करना नहीं चाह रहे थे। आखिरकार रमेश मीणा ने इस पूरे मसले को समझाया, यानी कुल मिलाकर सियासत की वजह से उलझा रहा यह मामला। 48 घंटे तक कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता का दृश्य पूरे देश ने देखा। ये दृश्य है शमशान का, ये दृश्य अच्छा नहीं है, भयावह है। जो घटना घटी वो और भी भयावह थी, जिस तरह से जिंदा जला दिया गया और सरकार के जो करिंदे थे, नुमाइंदे थे, वो इस घटना में 48 घंटे तक गायब रहे। ये दृश्य सबने देखा, लेकिन पुलिसकर्मी जो है वो इस मामले को घुमाने में लगा हुआ था। अब बताइए कि 48 घंटे बाद अशोक गहलोत सरकार जागी है और थानों को सस्पेंड किया है, जो एसएचओ है या फिर जो यहाँ पर जांच अधिकारी था, ये काम पहले नहीं हो सकता था? क्या वो चिल्ला कर वो नहीं कह रहा था कि कैलाश ने मुझे मारा, ये नहीं कह रहा था कि मुझे मारा गया? इतनी आवाज सुनने में, इस आवाज को सुनने में सरकार क्या बहरी थी? सुनाई नहीं दे रही, जो पूरा देश देख रहा था। लेकिन जिसकी उसी वजह से ये सारी समस्याएं हुई है। बीजेपी के नेता लगातार यहाँ पर सुबह से आए हुए थे, कांग्रेस के आ नहीं रहे थे, क्योंकि ये इलाका रमेश मीणा का है, सचिन पायलट के खास सिपा चला रहे हैं। और कांग्रेस का ऐसा अंदरूनी झगड़ा है कि अशोक गहलोत का कोई आदमी सचिन पायलट के आदमी के इलाके में नहीं था, इसलिए बातचीत हो नहीं पा रही थी। आखिरकार रमेश मीणा इस मामले में आए और उन्होंने बीजेपी के नेताओं को अलग करके इस मामले को सुलझाया। तो कुल मिलाकर इस देश में सब कुछ सियासत है। मैं सुबह से कह रहा था कि सियासत का दुपट्टा किसी के आंसुओं से तर नहीं होता, चाहे पुजारी हो या मौलाना हो। यही स्थिति सियासत की हर जगह है, चाहे हाथरस है, चाहे सपोटरा है। ये दृश्य ऐसा था कि किसी का भी दिल पिघल जाए सिवाय अशोक गहलोत सरकार का। आश्चर्य हो रहा था कि कोई साधारण नेता भी, कांग्रेस का कोई जिला अध्यक्ष भी नहीं आया मरहम लगाने। अभी भी कोई आया है तो एसडीएम और एडीएम घोषणा करने के लिए पंच पटेल आए, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा आपको इस पूरे दाह संस्कार में कहीं नहीं दिखेगा। रोहित, एसडीएम एडीएम भी आए हैं तो इसलिए आए हैं कि वो संवेदना जताएं सरकार की तरफ से, या फिर मामले का निपटारा हो, फटाफट शव का अंतिम संस्कार किया जाए, ये लोग हटे वहां से ताकि टीवी पर चलना बंद हो। बिल्कुल, जिस तरह से रोहित आज तक पल पल की खबर दे रहा था, दिखा रहा था किस तरह से घर वाले बेहोश हो रहे हैं, हाथ में ग्लूकोज का बोतल टांग कर महिलाओं को पहाड़ी रास्ते से उतारकर गाड़ियों में खुद घर के लोग, गांव के लोग पहुंचा रहे थे अस्पताल, तब जाके डॉक्टर आए हैं। हम ये दिखा रहे थे किस तरह से जो परिवारजन है वो बेहोश हो रहे हैं। लगातार 36 घंटे से डॉक्टर कह रहे थे कि ये खा नहीं रहे थे, इलाज इनकी तबीयत खराब हो रही है। तो कुल मिला के प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर और एसपी करौली से 36 किलोमीटर है ये गाँव, आज 2 बज गए आज आने में उन्हें। अधिकारी जिनको सरकार ने कहा था गांव पहुंचने के लिए, दिन में 2 बजे आए हैं। तो समझा जा सकता है कि सरकार का रवैया क्या है। सरकार कहीं की भी हो, किसी भी पार्टी के हो, सरकार का मुझे लगता है कि संस्कार एक होता है। अगर घटना घट गई तो पहले तो कोशिश की जाती है उसको डिस्क्रेडिट करने की। जैसे जलाकर मारे गए इस घटना को आत्मदाह बताना कितनी भयावह आरोप था, उसे भी सरकार ने
बदलने में 36 घंटे के आरोप लगा दिए। तो कहीं नहीं कहीं कहा जा सकता है रोहित की सरकारों का संस्कार एक ही है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, हठधर्मिता है, संवेदनहीनता है, दूसरे का दिखता है, अपना दिखता नहीं है। रोहित वापस आते हैं शरद आपके साथ, आप रहिएगा हमारे साथ। वहां जहां अंतिम संस्कार हो रहा है पुजारी का, वहां से शरद कुमार हमारे साथ लाइव मौजूद है। मैं अर्चना जी से सवाल लेना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले महंत राजू दास प्लाकार्ड लेके बैठे। महंत जी, मैं देख नहीं पा रहा हूं कि आप आखिर ऐसा क्या लिखे हुए बैठे हैं। आप बेहतर है पढ़ के सुना दें, आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, देखिए रोहित जी, मैं आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार लोग धर्म देखकर राजनीति करते हैं, जाति देखकर राजनीति करते हैं, संप्रदाय देखकर राजनीति करते हैं। मौत के सौदागर लोग उत्तर प्रदेश में जब लाश जलाई जा रही थी तो लोग 600 किलोमीटर भागकर और उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, लेकिन वहां के सरकार के लोग, वहां से डीएम एसडीएम 34 से 35 किलोमीटर था, एक कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। दुर्भाग्य की बात है, यह गंभीर विषय है। तो इसके नाते मैंने लिखा राजस्थान सरकार इस्तीफा दो, मैंने लिखा सोनिया सेना मुर्दाबाद, प्रियंका वाड्रा मुर्दाबाद, और संतों की हत्या पर मौन क्यों? संत की हत्या होती सब लोग चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते, क्योंकि संत से किसी का लाभ नहीं है। अभी तो चुनाव भी नहीं है, चुनाव होता तो लोग एक मुद्दा भी बनाते। इसके नाते साधु संतों के कोई मानवाधिकार आयोग ही नहीं है, कोई मानवाधिकार ही नहीं है। साधु मर गया, जाने दो यार, साधु मरा क्या मतलब है। अभी किसी मुस्लिम के साथ, मैं नहीं कहता हूं किसी के साथ हो, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं किसी मौलाना के साथ ऐसा हो जाता तो क्या बोलते लोग, हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है, हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई सम्मान नहीं है। इस हिसाब से, इस प्रकार से लोग राग लापते कि पूरे देश में लोग दंगा करा देते। हमसे पूछिए कितनी तकलीफ है, कितनी पीड़ा है। शांतिपूर्ण तरीके से मैं देखिए आपको एक जो है पंपलेट लेकर आपसे मांग कर रहा हूं। हमारा मांग है कि 1 करोड़ रुपया मुआवजा उसको दिया जाए और सरकारी व्यवस्था में कुछ न कुछ किया जाए, क्योंकि गरीब ब्राह्मण साधु था, भिक्षाटन करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। 6 बेटियां हैं और एक मानसिक विकलांग बेटे हैं, जिसका लालन पालन कौन करेगा, अब उसका देखरेख कौन करेगा। यह हमारी सरकार से मांग है कि उसकी व्यवस्था सरकार में, केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, गृह मंत्री से भी निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करता हूं, और राहुल बाबा, प्रियंका वाड्रा और सोनिया एंटोनो माइनो, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं। एक ट्वीट तक आप लोगों का नहीं आया, और अभी तक तो आप जो है पैदल चले आते उत्तर प्रदेश, और जगह आप पैदल पहुंच जाते। आप तो यही निवेदन है रोहित उठाने के लिए बैठे हैं कि राजनीतिक भाषण देने के लिए आप मांग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यही तो तकलीफ है, लेकिन आप उसमें प्लीज मैं हाथ जोड़कर निवेदन। अरे गौरव भाटिया बैठेंगे, वो बोलेंगे ना, उनको जो बोलना होगा राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को। रोहित जी, एक मिनट, आप यहाँ राजनीति करने बैठे हैं, एक मिनट रोहित जी, या फिर पुजारी के लिए इंसाफ और मुआवजे की मांग करने? एक सेकंड मौका, एक सेकंड मौका, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपके सामने में, आपका चैनल पूरा देश दुनिया देख रहा है, पगड़ी खोलकर आपके सामने मैं रख दे रहा हूं। मैं किसी के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे आह्वान और निवेदन कर रहा हूं कि जो साधु की निर्मम हत्या हुई है, जो साधु को आपने जिंदा जलवा दिया है, उसके लिए मुझको इंसाफ चाहिए। मुझको किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं प्रभु, मैं पगड़ी खोलकर आपके चरण में रख दे रहा हूं, पूरे देश से निवेदन कर रहा हूं कि उसके लिए न्याय करो और कुछ नहीं रोहित जी, और कुछ नहीं। महंत जी, आप जिस ओहदे पर हैं और भारत में साधु संतों का जो सम्मान है, उसमें आपको पगड़ी खोलकर ना तो मेरे चरण में रखने की जरूरत है, ना ही अर्चना शर्मा जी या अशोक गहलोत के। लेकिन मैं आपका सवाल सीधे अर्चना शर्मा जी के पास डाल दे रहा हूं, जो आपने बातें कही हैं। अर्चना जी जवाब दीजिए, 10 लाख का इंसाफ और पुजारी की हत्या माफ? देखिए रोहित जी, कोई हत्यारों को माफ नहीं कर रहा है, और जो शरद जी ने कहा कि अपना दिखता है दूसरे का नहीं दिखता, वहीं से बात शुरू करते हैं। संत बोल रहे थे, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगी उनसे, उनका जो वक्तव्य या उनका जो इंक्लिनेशन था वो संत से ज्यादा एक राजनेता का नजर आ रहा था, जिनका अपनी कोई एक निष्ठा है किसी के प्रति। अगर आप संत हैं
तो आप निष्प्रिय भाव से कहिए कि जो निष्पक्षता के साथ हो वो होना चाहिए, चाहे वो संत को जलाने का हो, किसी साधु को जलाने का हो, किसी भी व्यक्ति को जलाने का हो। लेकिन उनका जो बयान है वो तो ऐसा लगता है पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। खैर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और 48 घंटे में यदि न्याय की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो आपको मानना चाहिए कि राजस्थान सरकार जनता के प्रति अपराध से मुक्त कराने की जिस संकल्प के साथ आई थी उसकी प्रतिबद्धता पर खरा उतर रही है। अब आप ये कह दें कि साहब फलाना नहीं गया, प्रशासन ने वहां पर सावचेत होकर काम नहीं किया, तो ऐसी बात नहीं है। प्रशासन यदि सावचेत नहीं होता, सरकार संवेदनशील नहीं होती, फिर गजब। तो इतनी मैं देखो दीदी सुन लो मैं अपनी बात को रखूं तो राजनीति हो गया, राजनीति करना हो गया। अभी तक सरकार क्या कर रही थी? सरकार के लोग क्यों नहीं पहुंचे? सरकार अभी तक क्यों नहीं चेती? सरकार इस विषय को क्यों नहीं उठाए? माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय क्यों नहीं पहुंचे? और ये 10 लाख रुपए में पुजारी की हत्या की 10 लाख रुपए इनाम, आप 10 लाख रुपए इनाम बांट रहे हो क्या? आप अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हो। कुछ भी नहीं। छाछा बेटियां हैं, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, उसके छाछा बेटियां हैं, छाछा बेटियां हैं। 6 बेटी का 10 लाख रुपया में क्या होगा? लेकिन अरे आपके पति को जिंदा को, अरे चुप रहो, तुम्हारे पति को कोई जिंदा जला दे क्या करोगी? तुम्हारे पति को कोई जिंदा जला दे क्या करोगी? तुम्हारे पति को कोई जिंदा जला दे क्या करोगी? तुम्हारे पति को कोई जिंदा जला दे क्या करोगी? तुम्हारे पति को कोई जिंदा जला दे तो क्या करोगी? मैं अपनी बात को रखूं तो राजनीतिक हो गया। मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं तुमसे टिकट मांगने जा रहा हूँ। मैंने तुमसे टिकट मांगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने गया था। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। कोई अगर साधु अपनी बात को रखे तो राजनीतिक हो गया, मैं अपनी बात को रखूं तो राजनीति हो गई। मैं अगर साधु संतों की निर्मम हत्या होती है, अभी तक तो पूरा प्रदेश, पूरा देश चुप करती वहाँ पे। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अर्चना जी रुक जाइए। महंत जी आप भी रुकिए, अर्चना जी आप भी रुकिए। मैं केवल एक चीज कह रहा हूं, एक निजी तौर पर किसी पर कोई इस तरीके की टीका टिप्पणी ना करें। टेलीविजन पर दुनिया भर के लोग आपको देखते हैं, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं की जाती आप किसी पर भी निजी टिप्पणी करें। अर्चना जी, ना आप करें ना वो करें। अगर ये निष्पक्ष नहीं लगते अर्चना जी आपको लगता है साधु संत निष्पक्ष होने चाहिए, तो निष्पक्ष तो सरकार भी होनी चाहिए। और आपकी सरकार के ऊपर सीधा आरोप लग रहा है कि अपनी सरकार के अंदर दो फाड़ होने की वजह से सरकार ने 2 दिन लगा दी वहां पुजारी के परिवार की बात सुनने में, क्योंकि वो सचिन पायलट के करीबी का इलाका है, तो इसलिए वहां कोई मर जाएगा, जिंदा जला दिया जाएगा, उसकी परवाह नहीं करेगी सरकार। यह हालत हो गई अब राजस्थान में। रोहित जी, मुझे बुरी बात अपनी कहने का अवसर देंगे आप? बोलिए, मैं तो सुन रहा हूं, बोलिए। हाँ, तो मेरा निवेदन सुनिए। आपके कार्यक्रम का नाम दंगल है, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी प्रतिभागी वो दंगल करना शुरू कर दें। अर्चना जी, इस दंगल में सब लोग अपनी बात रख के जाते हैं, आपको बता दे रहा हूं पहले अच्छे से। इसमें सब अपनी बात रख के जाते हैं, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अपनी बात रखें। जब उन्होंने राजनीतिक बात की मैंने वहीं टोक दिया था, लेकिन आपको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना था, इसलिए आपने सोचा कि दोबारा मैं भी कर दूं, इसलिए विवाद हो गया। बेहतर है आप अपनी बात रखें। आपकी सरकार 10 लाख रुपए देके ये सोच रही है कि मामला निपट गया, हो गया इंसाफ, खरीद लिया आपने 10 लाख रुपए में इंसाफ। किसी भी इंसान की मृत्यु की कीमत पैसों से नहीं लगाते, कभी नहीं। लेकिन तात्कालिक रूप से राहत देनी होती है, परिवार की मांग को मानना था, हमने मानने का काम किया, उसे न्याय मिल सके त्वरित प्रक्रिया शुरू की। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी साहब, इस डिबेट में आपने साधु संतों को शामिल किया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि साधु का मतलब संयम होता है, संयम से बात सुनने का प्रयास कीजिए। एक तरफा संवाद किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होता। आपको पीड़ा है, उतनी पीड़ा मुझे भी है, उतनी पीड़ा अशोक गहलोत जी को भी है। वो दिखती क्यों नहीं पीड़ा अर्चना जी? अशोक जी से सवाल पूछा, वो 2.5 मिनट तक सवाल पूछता रहा पत्रकार, उनसे जवाब नहीं दिया उन्होंने, जबकि सुबह प्रताप सिंह जी कह रहे थे अशोक गहलोत तो फ्रंट फुट पे आके बात करते हैं। मैं उस अशोक गहलोत को जानता हूं जो चलती गाड़ी में इंटरव्यू दे देते हैं बैठ के। आज उनसे 2.5-3 मिनट तक सवाल पूछा जाता रहा, नहीं खुली उनकी जुबान। क्यों नहीं खुली? सुनिए रोहित जी, सुनिए मेरी बात। जबान खोलने से ज्यादा काम करना महत्वपूर्ण है, और काम ये किया कि जो अन्याय हुआ उसे न्याय दिलाने के लिए तत्परता दिखाई। तो इस चीज को आप नहीं मानेंगे। इसको आप तत्परता कहती हैं? मिनट्स में जहां आपके सामने शरत ने बताया कि आपकी पुलिस पहले उसको आत्महत्या साबित करना चाहती थी, मजबूरन हत्या का मामला मानना पड़ा। 24 घंटा लाश रखी रही, ये काम है। 24 घंटा लाश रखा रहा दीदी। महंत साहब, लाश रखी रही, मुझे भी पता है, मेरी भी संवेदना है उस परिवार के साथ।
और सुनिए मेरी बात, उस लाश को उठा करके दीदी, रात के दीदी, अंधियारे में अंतिम दीदी, संस्कार दीदी, नहीं किया दीदी, महंत जी, दीदी, साधु साहब उनका दीदी, अंतिम संस्कार दीदी, नहीं किया, सम्मानजनक दीदी, तरीके दीदी, से दीदी, किया, दीदी, न्याय दीदी, मिल सके, परिवार का दीदी, पुनर्स्थापन हो सके, दीदी, उसके हत्यारों को सजा मिल सके, इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहती कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमें जो करना दीदी, चाहिए, जो हमारी जवाबदेही लोग है, अभी जो तक जिम्मेदारी गिरफ्तार है, नहीं हो उसे पाए। करने दीदी के लिए प्लीज, संकल्प व्यक्त किया दीदी, था, उसे पूरा दीदी, कर रहे हैं। दीदी, घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है। दीदी, 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 जी, फरमाइए। दीदी, 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 प्लीज दीदी सुने सुने। देखिए तकलीफ है, पीड़ा होती है, इसके नाते मैं बोला कुछ आपको तकलीफ हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन दीदी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है, 24 घंटे के बाद लाश जलाए जा रहे हैं। सरकार के लोग किसी हिसाब से बातचीत नहीं किया और अभी भी 4 लोग बाहर हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और दीदी 6 बेटियां हैं, 10 लाख रुपए में 6 बेटी का कैसे काम चलेगा? दीदी तुम मात्र शक्ति हो, आपसे ज्यादा पीड़ा कौन समझ पाएगा आज के समय में? पूरे सम्मान के साथ मेरी बात भी सुन लीजिए। दीदी, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ साहब, मेरी निवेदन सुनिए। मैंने भी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और मैंने भी वो संस्कार सीखे। मेरा निवेदन सुनिए। वो बच्चियां राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। वो जो आप बच्चा जिसके लिए आप विकसित बता रहे, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पुत्र की तरह रहेगा। उस परिवार की संरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हम उससे कभी पीछे आप नहीं संकल्प हटेंगे। देंगे? आपकी वेदना सही है, दीदी बिल्कुल मैं संकल्प व्यक्त करती हूँ। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जी की तरफ से दीदी जी दीदी मैं आपको माता समान मानता हूँ, मैं आपको माँ कह रहा हूँ, ये मेरी माँ। आप संत साहब, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप इतने उद्वेलित हैं, इतनी आपको वेदना है, तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने समस्त देवस्थान की जो जमीनें थी और मंदिर माफी की जमीनें थी, उनको भूमाफियाओं के आप बीजेपी के प्रवक्ता से दीदी कहो, बीजेपी के प्रवक्ता से कुछ भी बोलो दीदी प्लीज। जिस भाजपा के बीजेपी के प्रवक्ता से दीदी बोलो ना दीदी। राजस्थान में भू माफियाओं को खुली छूट दी थी पिछली बार कि हम बोलेंगे तो दीदी तकलीफ हो जाएगी आपको। दीदी मैं अगर बोलूंगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। दीदी बात पूरी कीजिए। गौरव भाटिया और देवकीनंदन जी को ला रहा हूं। मैं अगर बोलूंगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ तो भाजपा का प्रवक्ता हो गया। अगर साधु संतों की इस प्रकार हत्या होती है, 24 घंटा तक आप बोलते नहीं, 24 घंटा तक कोई पहुंचता नहीं, 24 घंटा तक कोई सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचता और आप मौत के सौदागर बन जाती हो। 10 लाख रुपया आप मुआवजा देती हो और मैं अगर बोलूं तो मैं भाजपा का प्रवक्ता हो गया, मैं भाजपा की बात करने लग गया। न्याय संगत अगर बात करूं मैं भाजपा का प्रवक्ता। न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा। ठीक है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है संत साहब, साधु साहब। जी दीदी मैं मानता हूं, थोड़ा रोक रहा हूं आपको। 1 करोड़ रुपया, कम से कम 1 करोड़ रुपया परिवार वाले करो। जो लोग अभी 4 लोग नहीं गिरफ्तार हुए उनकी गिरफ्तारी करो। ओके महंत जी, 1 करोड़ रुपया और 4 लोगों की गिरफ्तारी, ये मांग आपने रखी, वो अर्चना जी ने सुनी और मुझे उम्मीद है अशोक गहलोत भी सुन रहे होंगे। गौरव भाटिया हाथरस का बदला ले रहे थे क्या, या वाकई इंसाफ दिलाने के लिए बैठे थे वहां? नहीं रोहित जी, इस तरह का प्रश्न आप करते हैं तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। चाहिए सर, बिल्कुल अच्छी बात है। बिल्कुल, मुझे खुशी है कि आती है, चाहिए हमें नहीं आपको। नहीं सर, आपने कहा आती है तो मुझे लगा कि आती है, अच्छी बात। मुझे हर चीज को राजनीति का मुद्दा मत बनाया करिए और सुनिए मेरी बात। सबसे पहले तो ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जो भाग रहे हैं? भाग मुख्यमंत्री भाग, मुश्किल सवाल का उत्तर नहीं है तो भाग। और मैं एक चीज कहूंगा, यहाँ पे महंत हैं, महान जी आप पूजनीय हैं भारत में, अपनी पगड़ी कभी उतार के इनके सामने मत रखिएगा। पूरा भारत खड़ा हुआ है उस पुजारी के परिवार के साथ और आपके साथ, और भारत में अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि एक पुजारी अपनी पगड़ी उतारे, और वो भी ऐसी खोखली कांग्रेस की प्रवक्ता के सामने। अब मैं सवाल करता हूँ और उत्तर दे दीजिएगा। जब उस बच्ची को जला दिया अंधेरी रात में, तब कहाँ गई थी आपकी संवेदना? इनको चुप कराइए। और वो योगी जी जो भगवा कपड़ों में उनका संतत्व कहाँ महिला गया? है, इनका सम्मान है, लेकिन ये बीच में नहीं बोलेंगी। घबराई हुई है, मुझे पता है, चुप हो जाइए। आप तो भाजपा को गाली देते देते भाजपा में आए हो। चुप कराइए, तब मैं बोलूँ। आप हमें देखा जाए, एक सेकंड ना रुकिए, आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, आपको बहुत मौके मिलेंगे आपस में लड़ने के। अर्चना जी, गौरव जी, आपको बहुत मौके मिलेंगे आपस में लड़ने के, लेकिन किसी की लाश पे ऐसे लड़ना उचित नहीं है। एक सेकंड, अर्चना जी, गौरव जी मुझे दिखाई दे रहा है, रुक जाइए एक सेकंड। गौरव जी रुक जाइए एक सेकंड। अर्चना जी आप बोली, वो बीच में नहीं बोले ना,
आपकी बात उन्होंने पूरी सुनी, वो इंतजार करते रहे कि उनका नंबर आएगा तब बोलेंगे। अर्चना जी, अर्चना जी, अर्चना जी, अर्चना जी, आपका जब समय आएगा वापस, आपको उनको जो कहना हो कह लीजिएगा, मुझे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन एक एक करके बोल लीजिए। मेरा केवल इतना निवेदन है और कुछ नहीं कह रहा हूं, एक एक करके सुन तो लीजिए एक दूसरे को कम से कम। गौरव भाटिया बोलिए, पूरा कीजिए बात को अपनी। देखिए, भारत को पीड़ा केवल राजस्थान को नहीं क्यों हो रही है? राजस्थान में कानून व्यवस्था ठप हो गई है। 72 घंटे हो चुके हैं, 5 आरोपी अभी भी भागे हुए हैं। एक बार कांग्रेस की नेता मुख्यमंत्री ने यह नहीं बताया कब उनकी अरेस्ट होगी। आत्मदाह बता के इस पूरे प्रकरण को रफा दफा करना चाहती थी। यह आत्मदाह था। वहां पे पुलिस वाला एसएचओ क्या बोल रहा था कि इन्होंने अपने आप पेट्रोल अपने ऊपर डाल के जला लिया। शर्म आनी चाहिए, पूरा देश आप पे थूक रहा है। और मैं एक बात और कहूंगा, आपने कहा कि अरे साधु जी आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? इस देश में मौलवी अगर आके ट्रिपल तलाक पे बोले, अनुच्छेद 370 पे बोले, सीए पे बोले तो ठीक है। एक साधु आके गुहार लगाए कि इंसाफ मिले तो दर्द हो जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, वो राजनीतिक गिद्ध कहां है? गिद्ध नंबर 1 राहुल गांधी, गिद्ध नंबर 2 प्रियंका वाड्रा गांधी, सीताराम येचुरी गिद्ध नंबर 3, गिद्ध नंबर 4 डेरिक ओब्रायन। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? इनकी आंखें पत्थर की हैं, इसमें ग्लिसरीन के आंसू भी नहीं निकलेंगे रोहित जी। मैं केवल और केवल इतना कहता हूं, राजस्थान आज अपराध के सबसे अव्वल प्रदेशों में से एक है। 5,997 रेप की वहां पे घटना हुई और अशोक गहलोत कहते हैं छोटा रेप बड़ा रेप। अच्छा, मैं पूछता हूं, मेरी बहन है, ये छोटा रेप और बड़ा रेप क्या होता है? अशोक गहलोत ने अगर आपको बताया हो तो हमारे देश को बता दीजिएगा। रेप पे, राजस्थान के अपराध पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन इस समय एक व्यक्ति के परिवार को पर्याप्त मुआवजा और इंसाफ दिलाने का मसला है। आपने 4 गिद्ध गिनाए अपनी तरफ से कि ये 4 गिद्ध है, तो क्या मैं ये समझूं कि पहली बार जब मैंने सवाल पूछते ही आपने कहा कि बड़ी शर्म आती है, तो आपने वो शर्म सतीश पूनिया जी को गिद्ध सोचते हुए जाहिर की थी, जो आपके वहां के स्थानीय नेता हैं और उनके नेतृत्व में सारे लोग वहां आवाज उठा रहे थे पुजारी के इंसाफ के लिए? क्या उनको भी गिद्ध मानते हैं? उनको गिद्ध मानते हैं फिर कि नहीं? हाँ, मुझे हिम्मत है, बोलिए। हाँ बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए, मुझे हिम्मत है। सुनिए, हमारी पार्टी के नेता मीना जी जब वहां पहुंचे, उसके बाद उन्होंने समझौता कराया और अब जो है अंतिम संस्कार हो रहा है। कोई फॉरेन फंडिंग करा के दंगे भड़काने का प्रयास हमने नहीं किया। और यही फर्क है, जब आप एक जिम्मेदार पार्टी होते हैं तो जो शोक परिवार होता है रोहित जी, उसका दुख बांटते हैं। वहां जाके फेसबुक लाइव नहीं किया हमने, गाड़ी में बैठे हुए प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की तरह ठहाके मार के हंस नहीं रहे थे बीजेपी नेता। ये राजनीतिक गिद्ध कौन है ये देश देख रहा है, और इसीलिए मैंने इस शब्दों का प्रयोग किया। और रोहित जी, केवल एक बात और कह दूं, हिंदू मरेगा तो इनको दर्द नहीं होगा। पालगढ़ से लेके जो यहां हुआ है राजस्थान में, एक ही बात है। कोई बोला, आप बताइए कहां है सोनिया गांधी? मुंह में दही जम गई है, राहुल गांधी के मुंह में बर्फ जमी हुई है, प्रियंका वाड्रा के कान में क्या घुस गया बत्ती कि उनसे बोला नहीं जा रहा है? दर्द नहीं होगा? मैंने एक बात आपसे पहले भी कही थी, मैंने कहा था उत्तर प्रदेश में अपराध हुआ, कांग्रेस के नेता पहुंचे, आपको बुरा लगा। राजस्थान में अपराध हुआ, बुरा नहीं लगा। आप नड्डा जी से ट्वीट करवाते ना सर, क्यों नहीं करवाया आपने? आप जेपी नड्डा जी से ट्वीट करवाते, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप अपने बड़े नेताओं से ट्वीट करवाते कि ये सब मोर्चा खोलें राजस्थान में अपराध के खिलाफ। क्यों नहीं खोलते? किसी के घर जाएंगे, क्यों नहीं जाते वहां? एक हत्या हुई हो या रेप हुआ हो, आप फेसबुक लाइव करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप फेसबुक लाइव करेंगे? गौरव भाटिया, खत्म हो जाएगी बात। गौरव भाटिया, ये सवाल मैं यहाँ बैठ के 4 बार पूछ चुका हूँ, तो मैं पूछूंगा ना, मैं तो राजनीति में हूं सर। मसला इस समय, गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, मसला इस समय ये है कि क्या उस पुजारी का इंसाफ हो गया? 10 लाख रुपए में हत्या माफ हो गई। देवकीनंदन ठाकुर जी, आप क्या कहेंगे इस पर? अवनीश जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, दीपक झा भी आ गए, बोलिए अवनीश जी। उसके पहले देवकीनंदन जी बोलिए। रोहित जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग जिस बात के लिए बैठे हैं उस बात पे बात करने की बजाय यत्र तत्र हम लोग एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुजारी को जला के मारा गया है। पुजारी देवता की पूजा करता है और उस देवता की पूजा करता है
जहां पर पूरा गांव या पूरा शहर जाके सेवा करता है, अपनी ठाकुर की पूजा करता है, प्रार्थना करता है और उसे डिमांड करता है और प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं, उनके मनोरथ को सिद्ध करता है। अब इस पुजारी को, वो भी गरीब पुजारी को, जो बेचारा झोंपड़ी में रहता है, लकड़ियों का छप्पर टाल के रहता है, और उस पुजारी को गांव की भीख मिली 15 बीघा जमीन और उसको दबंगों ने मार दिया गया। अब हम इस पर राजनीति कर रहे हैं। क्यों राजनीति कर रहे हैं? पहली बात, हमें अपनी छवि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो पुजारी मारा गया है, वो पुजारी अकेला नहीं मारा है, पूरे गांव की श्रद्धा और संस्कृति, सनातन धर्म की हत्या हुई है। इसमें पार्टीवाद नहीं फैलाकर हमें ये सोचना चाहिए हमारी मानवता कहाँ जा रही है। और 10 लाख रुपए देके हम ये बात से छुटकारा पा लें कि हमने न्याय कर दिया। हमारी बहन जी कह रही थी मुझे बुरा लगा। देखिए, आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी विषय से हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस पुजारी की हत्या हुई है वो गरीबी की हत्या है, वो मानवता की हत्या है, वो पूरे सनातन धर्म और संस्कृति की हत्या है। और ये हत्याएं, चाहे वो पालघर की हत्याएं हो, चाहे वो यहाँ हत्या हो, चाहे वो छोटी छोटी जगह पे तमाम साधु संत और धर्म प्रचारकों को मार दिया जाता है। मैं ये बात जानना आज आपके चैनल से एक बात उठाना चाहता हूँ, आखिर साधु संत पुजारी और जो भी धर्म प्रचारक हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश और देश की सरकारों की है या नहीं है? और क्या उन 6 बेटियों को हम 10 लाख रुपए दे के इसी से हम लोग कह देंगे कि हमारा काम हो गया? मैं आज बहन जी से कहना चाहूंगा, ये जवाब दे के जाए कि बहन जी, 6 बेटियां अगर हमारी होती तो हम क्या 10 लाख रुपए में उन्हें ढंग से पढ़ा भी पाते? मुझे नहीं लगता कि हम पढ़ा भी पाएंगे। एक बेटी को ढंग से पढ़ाने में कितने रुपए लगते हैं? आपको चाहिए कि राजस्थान की सरकार ये बड़ा कदम उठाए, ये जिम्मेदारी ले कि 1 करोड़ रुपए उनको दें और सभी बहन बेटियों को, वो जो उनकी बेटियां हैं, आपकी बात का जवाब लूं निश्चित तौर पे उनको एजुकेशन दिलाएं और सरकारी नौकरी दिलाएं। ठीक है। और इस बात हालांकि देवकी नंदन जी, उन्होंने कहा कि ये बच्चे राजस्थान की सरकार के बच्चे हैं, अगर आपने सुना हो तो। हाँ, पूरा कर लीजिए, फिर मैं उनकी बात जवाब देता हूँ आपकी बात का। बोलिए। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि देश में जो धर्म प्रचारक हैं, जो पुजारी हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये प्रश्न इन सभी पार्टियों के लोगों से कीजिए प्लीज। ओके। अर्चना जी, उनकी बात का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं 10 लाख में 6 बच्चियों का पालन कैसे होगा? सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए कि मामले को किसी तरह समझौता करके, रफा दफा करके खत्म नहीं कर दें। देखिए रोहित जी, रफा दफा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो न्याय है वो तो होगा ही। और मैंने शुरू में ही कह दिया, किसी भी इंसान की हत्या मानवता की हत्या, किसी धर्म विशेष की हत्या नहीं होती है। उन्होंने कहा कि साधु की हत्या सनातन धर्म की हत्या है। देखिए, हत्या तो सनातन धर्म की तब भी हुई थी जब उस युवती को अंधेरी रात में बिना परिवार के, उसकी जो क्रिमिशन राइट से उससे वंचित किया उसकी बॉडी को, और तब हत्या हुई, तब आपको पीड़ा नहीं हुई। मेरी बात सुनिए। अर्चना जी, देवकी नंदन का उससे क्या लेना देना? आप मुझे सुनिए। अर्चना जी, देवकी नंदन जी का उससे क्या लेना देना? वो आपका और गौरव भाटिया का झगड़ा है ना, उसको आप पिछले 15 दिन से कर रहे हैं टीवी पर बैठ के। इनका क्या लेना देना उससे? वैसी ही पीड़ा होनी चाहिए। पुजारी के बच्चे जो दिवंगत हो गए, रुकिए, आप लोग झगड़िए मत। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। हालांकि तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं लगेंगी देश के लोगों को, लेकिन शरद करौली से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अर्चना जी, आप भी देख लीजिए। आखिरकार अंतिम संस्कार हुआ है पुजारी के परिवार की मौजूदगी में, माफ कीजिएगा, और दाह संस्कार कर दिया गया है पुजारी के शव का, जिसको लेकर परिवार के लोग सुबह से बैठे थे। शरद, ये तस्वीरें कोई बहुत देखने की, परिवार की मौजूदगी में वहां अंतिम संस्कार की नहीं है। तस्वीरें बेशक ना दिखाएं, लेकिन आप पूरी बात बता दें। शरद, ये देखिए, बेहद परेशान करने वाली तस्वीर है कि जला दिए हुए व्यक्ति को इस तरह से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आग के हवाले किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कड़वाहट है आपके डिबेट में, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर केवल एक परिवार है ब्राह्मण का, और बाकी सारे परिवार आदिवासी हैं, और सबने मिलकर इस परिवार के लिए 36 घंटे से संघर्ष किया। सारे जातियों ने मिलकर यहाँ पर लड़ाई लड़ी और सभी जातियों ने मिलकर लकड़ी दिया। ये दिखाता है कि गांव की समरसता कैसी है। भली अपराधी 99% की जाति वाला हो, लेकिन यहाँ गांव वालों ने डटकर मुकाबला किया है। संवेदनहीनता बरती है कि तो केवल सरकार ने, अगर सरकार ने थोड़ी सी मदद की होती गांव वालों को। देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर गांव वालों ने राजनीति भी नहीं चलने दी है। जितने नेता बीजेपी के आए थे, वार्ता में किसी को इन्होंने शामिल नहीं किया, और पंच पटेलों ने मिलकर ये
समझौता किया है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने किया है, अब अर्चना शर्मा कह रही थी कि देखिए हम रात को नहीं चलाते हैं। कल रात को जिस तरह से हरकत कर रहे थे अधिकारी, लगातार कभी भतीजे को किसी कोने में लेकर समझा रहे थे, किसी को बंद करने का धमकी दे रहे थे। इनकी इच्छा थी कल शाम को जैसे ही 100 आया, रात को ही इसका दाह संस्कार कर दिया जाए। तब जाके पत्रकारों ने कहा कि कलेक्टर साहब हाथरस भूल गए क्या। कलेक्टर साहब ने तब जाकर रोका, नहीं तो यहाँ पर सरकारों का संस्कार मैं कह रहा था आपसे रोहित, एक ही होता है। यहाँ भी वही कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरह से कल जैसे ही जयपुर से इनका पार्थिव शरीर आया, यहाँ दाह संस्कार कराने की पूरी कोशिश की जा रही थी। लेकिन गांव वाले नहीं माने। गांव वालों को लग रहा था कि एक बार ये अगर पार्थिव शरीर का दाह संस्कार हो जाएगा तो सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। और पंच पटेलों ने मिलकर सरकार से इस तरह की बातें मनवाई है और एक अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, कुल में ये इलाका है जो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये तो मानना पड़ेगा। धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। तस्वीरें नहीं दिखाने का फैसला किया हम लोगों ने। अंतिम संस्कार इस समय उस पुजारी के शव का किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से आ रही है, बागपत से आ रही है। और खबर इस समय यह आ रही है कि नदी में एक साधु का शव तैरता हुआ पाया गया है और साधु का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। यमुना नदी में साधु का शव तैरता हुआ पाया गया है। साधु की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। साधु के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। एक तरफ राजस्थान के करौली में अभी पुजारी की जलाकर हत्या करने का मामला खत्म नहीं हुआ, बागपत में यमुना नदी में साधु का तैरता हुआ शव मिल गया। और देवकीनंदन ठाकुर अभी कह रहे थे कि साधु संतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। सीओ सिटी बागपत पुलिस अधिकारी इस मामले पर क्या कह रहे हैं, पहले सुनवाते हैं, उसके बाद अवनीश अवस्थी फटाफट आपके पास आ रहा हूं इसी पर कमेंट लेने के लिए। आज सुबह 8 बजे सुल्तान नाम का जो व्यक्ति है, उसका ठेका है वहाँ मछली का, वो जाल लगाया हुआ था। जाल में जो है आकर के एक अज्ञात शव वहाँ फंसा। उसकी सूचना पे वहाँ कोतवाली पुलिस पहुँची और शव को बाहर निकाला गया। शव जो है साधु के जैसा लग रहा है, लगभग 50 वर्ष इसकी उम्र है और भगवा कपड़े पहने हुए हैं। शव को निकाल करके पंचनामा भरकर उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, शनाख्त कराई जा रही है। 50 वर्ष उम्र है, भगवा कपड़े पहने हुए हैं। अवनीश अवस्थी अब क्या कहिएगा। रोहित जी, महंत राजू दास को तो आज ये यहाँ पे ये आदर्श वाक्य सुना दिया गया कि आप तो साधु, आपको राजनीति से क्या लेना देना। ये वो देश है जिसमें आचार्य चाणक्य से लेकर समर्थ गुरु रामदास तक सीधे सीधे राजनीति में हस्तक्षेप करते थे, राजनीति को सही मार्ग पर चलने की दिशा देते थे। बाकी जीवन के किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति कहीं भी आ सकता है, प्रॉपर्टी डीलर राजनेता बन सकता है, लेकिन साधु नहीं बन सकता। और महंत राजू दास राजनीति कर भी नहीं थे, राजनीति की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहे थे कि एक जगह जाते हो दूसरी जगह नहीं जाते हो। राजनीति वो करता है जो जाकर के वोट मांगता है। वोट नहीं मांग रहे थे राजू दास, लेकिन हमारी आदत बन गई है कि आप तो साधु हो, आप क्यों बोल रहे हो, आपको बोलने का हक नहीं, आप तो नारायण नारायण करो, राम राम करो, बस ये करो, इससे ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आत्मदाह क्या करके आत्मदाह कहने की कोशिश की गई। आपके संवाददाता ने बताया कि रात को जलाने की कोशिश की गई। और अर्चना जी यहाँ भाषा की बात कर रही है, जिनका भूतपूर्व अध्यक्ष प्रधानमंत्री को कहता है कि कायर है, मैं उसको ये कर दूंगा, उसको ये, मोदी को ये नहीं आता, मोदी को ये नहीं आता। 8,000 करोड़ का प्लेन लेने की बात करते हैं जिसका ऑर्डर इनकी सरकार ने दिया था। झूठ बोलने पर जिसको माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पर ऐसी बात करते अवनी जैसी वो अलग मसला ऐसी बात करते हैं, आपको पता है अवनी जैसी वो एक अलग मसला। इस समय मेरा सवाल ये था कि देवकीनंदन जी ने चिंता जताई, साधु संतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। अवनी जी, साधु संतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी नजर में क्या सरकारों को लेनी चाहिए। बात सामान्य सी है, जिम्मेदारी है। साधु संत पूरे विश्व में धर्म का प्रचार करते हैं, संस्कृति का प्रचार करते हैं। अपनी बातों के द्वारा हम हमारे परिवारों में इतनी जनजागृति कर देते हैं कि वो हमारे पूरे पुरातन इतिहास को जानते हैं। अब देखिए ना, लगातार साधु संत और धर्म प्रचारकों पर ऐसा आक्रमण हो रहा है। वो सोची समझी रणनीति है या प्रकृति का या हो रहा है। मैं फिर आपसे कहूंगा एक निवेदन रोहित जी,
आप भी इसको मुद्दा बनाइए और अपनी एक आवाज उठाइए कि साधु संत धर्म प्रचारक लोगों की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और किसको लेनी पड़ेगी, लेनी ही चाहिए। आखिर वो पूरे देश की जनता को नहीं, विश्व की जनता को जागरूक करते हैं। ठीक है, तो उनकी अगर सुरक्षा नहीं हो पाए तो क्या होगा? ओके, दीपक झा रह गए, उसके पहले गौरव भाटिया जवाब देना चाहते हैं। गौरव जी, अब तो ये उत्तर प्रदेश का मामला आ गया ना, करौली का मसला खत्म नहीं हुआ अभी, अब उत्तर प्रदेश में आ गया, अब क्या कहिएगा? रोहित जी, मैं यही कहूंगा कि तथ्य जाने बिना इसी एक घटना को जो उत्तर प्रदेश में हुई है उसकी तुलना राजस्थान की घटना से कर देना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। और मैं एक बात और कहूंगा, आखिरी शब्द थे उस साधु के जिसकी हत्या कर दी गई राजस्थान में, मार दिया रे भगवान हे राम, मार दिया रे भगवान हे राम। अगर यही किसी मौलवी को मारा गया होता और वो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैं आपको कह सकता हूं सारे के सारे राजनीतिक गिद्ध अभी आ रहे होते, ग्लिसरीन के आंसू बहा रहे होते, लोकतंत्र खतरे में आ जाता, खत्म हो जाता हमारा देश, केवल इसलिए कि ये कहते कि अल्पसंख्यक मारा गया है। इंसान की जान बराबर है, चाहे साधु हो चाहे मौलवी हो, और राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो चाहे राजस्थान का। अब एक सेकंड, दीपक झा कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद राजू दास जी थक जाएंगे, तख्ती हटा लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखेगा। पहले दीपक जी कुछ कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अर्चना जी एक सेकंड, अर्चना जी एक बार दीपक जी से अभी तक एक भी कॉमेंट नहीं हुआ। दीपक झा जी बोलिए, राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, देवाधीनम जगत सर्वम ते देवा मंत्राधीनम, देवताओं के अधीन पूरा जगत है, लेकिन वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मणों को, साधुओं को देवता कहा गया है पूरे हिंदुस्तान में, और साधुओं की इज्जत है। लेकिन गौरव भाटिया जिस तरीके से गिद्ध राजनीति की बात करते हैं, तो एक क्या गधे और कुत्ते की भाषा का यहाँ पे चैनल पे बैठ के आपके शो पे इस तरह अमर्यादित भाषा बोलते हैं, वो निंदनीय है, क्योंकि एक गिद्ध और कुत्ते हो सकते हैं। दूसरी बात मैं बोलूंगा, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बाकायदा बता दिया है, किस तरह की भाषा, कौन सा मुद्दा उठा रहे, मैं बोलूंगा राजनीतिक गिद्ध। आप विश्लेषक हैं, अरे चुप रहिए ना, आप पांचवें गिद्ध तो आप ही बैठ गए यहाँ पे, तो आप उनके साथ बैठिए, जाके उनकी भाषा समझिए, यहाँ पे ज्ञान मत दीजिए। ठीक है, पहले पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बन के आते थे, विश्लेषक बन गए। अरे हिम्मत रखिए कि बोलिए कि हाँ किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। टीवी पे बैठने से पहले साधु मारा गया है, गलत है कि नहीं है? प्लीज एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए। सब एक से एक भाषा सीख के आते हैं और उसके बाद दूसरे को बताते हैं कि तुम मुझसे भाषा सीख लो। सब एक से एक भाषा सीख के। अरे मान जी पहले, मान जी आप झंडा नीचे करके अपनी बात रखिए, थक जाएंगे मान जी। मान राजू दास, ये झंडा नीचे करके अपनी बात कहिए, बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है बोलिए अपनी बात बोलिए। हाँ बोलिए 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 मान जी। एजेंडा चला रहे नरेंद्र मोदी जी की चमचागिरी करके दीपक झा जी आपकी भाषा भी कोई बहुत प्यार की भाषा नहीं है। आप एंटरटेनमेंट कीजिए। रोहित जी, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, राजस्थान के आगे बोलने लगे। मैंने तो यही कहा कि ब्राह्मण सब लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर कहाँ से बात होगी? ब्राह्मण और साधु की क्यों? भाई जब सब लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर कैसे किसी को समझ में आएगा कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, या केवल ये जताना है कि सही चिंता तो हम ही लोग कर रहे हैं। भाई वही बात हो गई ना कि फिक्र करो, फिक्र का जिक्र करो, काम भले करो या ना करो। अगर सब लोग केवल शोर ही मचाना चाहते हैं तो हर कोई केवल ये जताना चाहता है शायद केवल कि नहीं मुझे ही सबसे ज्यादा फिक्र है, लेकिन जिसको फिक्र हो तो वो दिखाई देगी। अर्चना जी कमेंट करना चाहती हैं। अर्चना जी समय खत्म हो गया, माफी चाहता हूं, वरना मैं आपसे लास्ट कमेंट एक बार जरूर लेता इस बात पे कि क्या आप वादा करती हैं यहां बैठकर आज, जो आपने महंत राजू दास से शुरू में कहा कि इस पुजारी के बच्चे राजस्थान की सरकार के बच्चे हैं और राजस्थान की सरकार उनको कोई तकलीफ नहीं होने देगी। दंगल आप देख रहे थे, फिलहाल के लिए इतना ही। दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। आगे हल्ला बोलूंगा अंजना के साथ, आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।